आपने अपनी स्कूल बुक में रक्षाबंधन से रिलेटेड रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी जरूर पढ़ी होगी, जिसमें एक राजपूत रानी के बुलाने पर एक मुस्लिम शासक जिसका नाम हुमायूं था दौड़ा चला आता है और अपनी बहन की इज्जत रख लेता है। मगर क्या आप जानते हो कि इस कहानी में उतनी ही सच्चाई है जितनी जोधा अकबर की कहानी में? क्या मतलब ये भी फेक है? जी हाँ, यह पूरी तरह से फेक है। तो फिर सच क्या है? और NCERT बुक्स जो एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो हमसे यह सच क्यों छुपाती है? और आखिर ये कहानी आई कहां से और क्यों इसे राखी से जोड़ा गया है? आज हम आपको बताएंगे हुमायूं और रानी कर्णावती की राखी से जुड़ी सच्चाई के बारे में। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनके दिमाग में आप जो स्ट्रक्चर बिठाना चाहो वही बैठ जाता है। इसलिए गुड मुगल थ्योरी को साबित करने वाले मुगल प्रेमी इतिहासकारों ने स्टार्टिंग से ही ऐसा किया है। तभी तो हजारों हिंदुओं का सर काटने वाले बाबर को धर्मनिरपेक्ष और हिंदुओं के सिरों की मीनार बनाने वाले अकबर को अकबर महान कहा जाता है। लेकिन अकबर और बाबर के बीच एक और राजा आया था जिसका नाम था हुमायूं, जिसे बहुत ही न्यूट्रल और पोलाइट राजा बताया जाता है, क्योंकि मुगल हिस्टोरियन का कहना है कि उसने कभी किसी हिंदू को नहीं मारा। मगर क्या वास्तव में ये सच है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये वो ही हुमायूं है जिसकी वजह से मेवाड़ में रक्तपात हुआ था। हमने राखी से जुड़े हुमायूं और रानी कर्णावती के जिस कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, आज उसकी हकीकत से ही हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं की। असल में यह दूसरा मुगल शासक था जो बाबर के बाद भारत का सम्राट बना था। कहा जाता है कि युद्ध की विपत्ति के दौरान मेवाड़ की महारानी कर्णावती को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक चिट्ठी के साथ राखी भेजी थी, जिसके बाद वह तुरंत उनकी मदद के लिए निकल पड़ा था। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, यह कहानी पूरी तरह से फेक है। तो फिर ये फेक कहानी आई कहां से और क्यों आई? तो सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की, आखिर ये कहानी शुरू क्यों हुई। एक्चुअल में यह बात है उस दौर की जब गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। वैसे हम आपको बता दें, ये वही मेवाड़ है जहां की महारानी कर्णावती थी। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान महारानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को एक लेटर भेजा था। साथ ही इस लेटर के साथ में उन्होंने एक राखी भेजकर अपनी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की थी। अगर बात करें इस कहानी की शुरुआत की, तो 19वीं सदी की शुरुआत में कर्नल जेम्स टॉड नाम का एक अंग्रेज मेवाड़ आया था। कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की एक किताब लिखी थी। इसी किताब से रक्षाबंधन से जुड़े हुमायूं और कर्णावती की कहानी मिलती है। जेम्स टॉड ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही 1535 की इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि लेटर के साथ राखी पाकर हुमायूं तुरंत ही महारानी कर्णावती की मदद के लिए निकल पड़े थे। असल में कर्नल टॉड यहाँ यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में जब बहुत ज्यादा खतरा या जरूरत होती थी तो महिलाएं पुरुषों को राखी भेजती थी और राखी प्राप्त करने वाला इंसान उनका राखी बंध भाई बन जाता था, जिसके बाद वह अपनी बहन के लिए अपने जीवन को भी खतरे में डाल देता था, जैसा कि हुमायूं ने कर्णावती के लिए किया। जबकि हुमायूं तो कर्णावती के धर्म का भी नहीं था। यहाँ पर कर्नल टॉड हुमायूं की बेतहाशा तारीफ करते हुए कहता है कि वह सच्चा शूरवीर था। तभी तो पश्चिम बंगाल में चल रहे अपने आक्रमण को छोड़कर तुरंत ही वह चित्तौड़ को बचाने के लिए निकल पड़ा, ताकि वह राखी की इज्जत रख सके और अपनी मुंह बोली बहन के राज्य को बचाया जा सके। रानी कर्णावती की बात की जाए तो यह चित्तौड़ की महारानी और राणा सांगा की विधवा रानी थी। उनके 2 बेटे थे जो नाबालिग थे, जिसकी वजह से आसपास के राजाओं की नीयत चित्तौड़ पर खराब रहती थी, क्योंकि वे उस पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसा ही एक शासक बहादुर शाह भी था जो चित्तौड़ पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि कर्नल टॉड कहते हैं कि हुमायूं ने पूरी कोशिश की ताकि वह चित्तौड़ को बचा सके, मगर हुमायूं के पहुंचने से पहले ही चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया था और रानी कर्णावती ने भारत की परंपरा को निभाते हुए कई महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। लेकिन कर्नल टॉड का हुमायूं पुराण यहाँ भी खत्म नहीं होता। वह कहता है कि भले ही रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपने वादे को निभाया और बहादुर शाह से चित्तौड़ को मुक्त करके रानी कर्णावती के दोनों बेटों को सौंप दिया।
तो ये थी वह कहानी जिसकी वजह से आज तक हमें NCERT में यह झूठ परोसा जाता है। अब आते हैं हकीकत की तरफ, क्योंकि ये तो मुगलों के गुणगान की कहानी आपने सुनी, जबकि असलियत तो इससे एकदम उलट है। तो सबसे पहले बात करते हैं महारानी कर्णावती की। महारानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह, ये वही राजा थे जिन्होंने राजपूतों को एकजुट करके मुगल शासक बाबर के खिलाफ एक मोर्चा बनाया था और 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर से भयंकर लड़ाई की थी। खानवा आज के राजस्थान के भरतपुर में है। हालांकि बाबर की तोपों और फौज में जिहाद के नारे के मोटिवेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने की वजह से महाराणा सांगा का मोर्चा हार गया था और मुगलों की जीत हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हुए थे। कहा जाता है कि उनकी बॉडी में 56 से भी ज्यादा घाव आए थे, बस उनका दम नहीं निकला था। लेकिन घायल इतने ज्यादा हो गए थे कि कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। राणा सांगा की मौत के बाद उनके बड़े बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठाकर महारानी कर्णावती शासन करने लगी। हालांकि हम आपको बताते चले, महाराणा सांगा का एक और बेटा भी था जिसका नाम था राणा उदय सिंह, और ये वही राणा उदय सिंह है जिन्होंने 30 साल से भी ज्यादा समय तक मेवाड़ पर राज किया था। वैसे आपको बताते चले, राजस्थान में मौजूद उदयपुर शहर की स्थापना राणा सांगा के छोटे बेटे राणा उदय सिंह ने ही की थी। और यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताकर चलते हैं जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। असल में अकबर की नाक में दम करने वाले शूरवीर महाराणा प्रताप और कोई नहीं बल्कि इन्हीं राणा उदय सिंह के बेटे थे। और महाराणा प्रताप के शौर्य से तो आप वाकिफ हैं ही, जिनके सामने महान कहा जाने वाला अकबर कदम तक रखने की हिम्मत नहीं करता था और जिनका नाम लेकर सपनों में वह चिल्लाता था। अभी महाराणा प्रताप से हटकर चित्तौड़ पर वापस आते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में जीतने के बावजूद बाबर भारत पर ज्यादा दिन राज ना कर सका और 1530 में उसकी मौत हो गई। बाबर की मौत के बाद 1530 में ही हुमायूं ने मुगल अंपायर की गाड़ी को संभाल लिया। इस दौर में ज्यादातर हिस्सों पर मुगलों का शासन था, लेकिन गुजरात पर दिल्ली सल्तनत के ही एक शासक बहादुर शाह का राज था। बहादुर शाह अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। इस विस्तार के लिए उसने कई लड़ाइयां भी लड़ी थी। हालांकि हुमायूं के आक्रमण के बाद ही गुजरात से बहादुर शाह का राज खत्म हो पाया था, लेकिन वह मरा नहीं था। उसे खत्म करने में पुर्तगालियों का रोल इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पुर्तगालियों ने ही उसे मार डाला था। वैसे ही बताते चले, ये वही बहादुर शाह था जो कभी अपने फादर शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह सेकंड और भाई सिकंदर शाह से डरकर चित्तौड़ में छुपा था। चित्तौड़ ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन इसी ने चित्तौड़ को मिट्टी में मिला डाला। खैर, यह तो उनकी पुरानी आदत रही है। पीठ में खंजर घोंपना इनके खून में है। फिर चाहे वह अकबर हो या फिर बहादुर शाह, दोनों के रूल्स हैं तो सेम ही। तभी तो जिस राजा ने बहादुर शाह को शरण दी थी, मालवा को जीतने के बाद में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर ही धावा बोल दिया था। तो यह थी चित्तौड़ की रानी कर्णावती की कहानी, जिन्होंने बहादुर शाह के आक्रमण की वजह से जौहर कर लिया था। मगर आपको बताते चले, सतीश चंद्र जो मध्यकालीन इतिहास के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वे अपनी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखते हैं कि कर्णावती के टाइम के किसी भी तत्कालीन लेखक ने कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की घटना का जिक्र नहीं किया है। इसलिए इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से झूठ है। मगर फिर सच्चाई क्या थी? असल में हुआ क्या था जो हमसे छुपाया गया था? इसके लिए आपको 16वीं सदी के इतिहास में जाना होगा। उससे पता चलता है कि हुमायूं तो मेवाड़ सुल्तान बहादुर शाह के कब्जे के कुछ महीनों बाद पहुंचा था, जिससे साबित होता है कि क्या वह इंतजार कर रहा था कि कब मेवाड़ का साम्राज्य खत्म हो, जबकि इस दौरान बहादुर शाह खुलेआम चित्तौड़ में मारकाट मचा रहा था। यही नहीं, बहादुर शाह के मंत्रियों ने तो उसे यहाँ तक कह रखा था कि वह एक काफिर से लड़ रहा है, इसलिए मुस्लिम होने के नाते हुमायूं भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका जिक्र सतीश चंद्र भी करते हैं कि 1534-35 में जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को घेरा था, तो बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की थी कि वह इस समय गुजरात पर आक्रमण न करे, क्योंकि मैं काफिरों का वध कर रहा हूँ। यही वजह थी कि हुमायूं सारंगपुर में आकर रुक गया था, मगर उसके अंदर भी तो साम्राज्य के विस्तार करने की भूख थी। इसीलिए तो उसने कुछ महीने बाद गुजरात और मालवा पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से बहादुर शाह के सल्तनत का अंत हो गया। इनफैक्ट हुमायूं को चिट्ठी भेजने की कहानी तो पूरे इतिहास में कर्नल टॉड के अलावा कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, हुमायूं एंड बहादुर शाह के बीच होने वाले लेटर एक्सचेंज का जिक्र जरूर मिलता है।
जो उन्होंने मेवाड़ वॉर के टाइम पर किए थे। इनमें हुमायूं ने बहादुर शाह को लेटर लिखकर ये कहा था कि मेरे दिल का दर्द ये सोचकर खून में बदल गया कि हम दोनों का मकसद काफिरों पर जीत ही है, इसलिए अभी हम हमला नहीं करेंगे। तभी तो हुमायूं कई महीनों बाद वहां पहुंचा था। तो अब आते हैं महारानी कर्णवती पर कि आखिर महारानी कर्णवती का क्या हुआ। वैसे चित्तौड़ में जो 3 जौहर हुए थे उनमें से एक रानी कर्णवती का भी था, जहां पुरुषों को केसरिया बाना पहनकर युद्ध के लिए निकलना पड़ा और किले के अंदर मौजूद रानियों ने एक साथ जौहर कर लिया। लेकिन रानी कर्णवती ने अपने राजकुमारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। तभी तो महारानी कर्णवती के बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों का जन्म हुआ, जिससे अकबर थर थर कांपता था। तो इस बात से पता चलता है कि इस कहानी में इतनी सच्चाई है जितनी जोधा अकबर की प्रामाणिकता में है। वैसे हम आपको बताते चलें, जेम्स टॉड ने ही जोधा अकबर के नाम का भी जिक्र किया था, जबकि उससे पहले कहीं भी अकबर की जोधा नाम की पत्नी का जिक्र नहीं आता है। लगता है गुड मुगल थ्योरी को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ इन अंग्रेजों का ही रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में मुगलों की छवि को सुधारने के लिए ही इस तरह की कहानी आती हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।